अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाएंगे जहां कदीम तरीन तारीख और जदीद सहूलियात एक साथ नजर आती हैं। एक ऐसा मुल्क जहां हजरे अस्वद को 22 साल तक जबरदस्ती लाकर रखा गया। जी हां, आज हम आपको सैर करवाएंगे बहरीन की और बताएंगे वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में, उनके रस्म व रिवाज, खूबसूरत सकाफत और जदीद तरीन लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए बगैर ताखीर के अपनी इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बहरीन है। ये एक छोटा मगर बहुत अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क है जो सऊदी अरब के मशरकी साहिल के बिल्कुल करीब वाक़ है। बहरीन दरअसल एक जजीरा नुमा मुल्क है, यानी ये चारों तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। आज ये मुल्क जदीद इमारतों, बड़े बड़े मॉल्स और शानदार सड़कों के लिए जाना जाता है। लेकिन एक वक्त था जब बहरीन को मोतियों की सल्तनत कहा जाता था। इस जमाने में यहाँ के लोग समंदर में गोता लगाकर कुदरती मोती निकाला करते थे और यही मोती बहरीन की पहचान और कमाई का सबसे बड़ा जरिया थे। अगर आबादी की बात करें तो बहरीन की टोटल आबादी तकरीबन 18 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 148 नंबर पर आता है। इस मुल्क का टोटल रकबा तकरीबन 8,269 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन अगर इसके जमीनी एरिया की बात करें तो ये सिर्फ 786 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि बाकी 7,983 मुरब्बा किलोमीटर पर समंदर फैला हुआ है। ये रकबे के लिहाज से भी बहुत छोटा मुल्क है और दुनिया में तकरीबन 170 नंबर पर आता है। इतना छोटा होने के बावजूद ये मुल्क बहुत मुनज्जम, साफ सुथरा और जदीद सहूलियात से भरपूर है। बहरीन की सरकारी जबान अरबी है, लेकिन यहाँ सिर्फ अरबी ही नहीं बोली जाती। चूँकि मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ काम करने आते हैं, इसलिए इंग्लिश, उर्दू और हिंदी जबान भी आम तौर पर बोली और समझी जाती है। बहरीन में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 1,20,000 के करीब है, जबकि भारतीय शहरियों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, फिलिपाइन और दीगर एशियाई ममालिक के लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ काम करते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहरीन में रहने वाले असल बहरीनी लोग सिर्फ 6 लाख के करीब है, जबकि बाहर से आकर काम करने वाले लोगों की तादाद तकरीबन 12 लाख है। यानी इस मुल्क में ज्यादातर आबादी गैर मुल्की मजदूरों और वर्कर्स पर मुश्तमिल है। बहरीनी अरब लोग आज भी अपनी सकाफत, रिवायात और लिबास से जुड़े हुए हैं और अपनी शनाख्त को बड़ी इज्जत के साथ बरकरार रखे हुए हैं। दुनिया में बहरीन की एक बहुत बड़ी अहमियत इसकी करेंसी की वजह से भी है। यहाँ की करेंसी को बहरीनी दीनार कहा जाता है, जो दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत करेंसी है। एक बहरीनी दीनार के बदले में तकरीबन 742 पाकिस्तानी रुपए मिलते हैं, जबकि 238 भारतीय रुपए के बराबर होता है। अगर मईशत की बात करें तो बहरीन की टोटल जीडीपी तकरीबन 48 बिलियन डॉलर है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन 28,000 डॉलर है, लेकिन ये आमदनी ज्यादातर लोकल अरब शहरियों की होती है। गैर मुल्की वर्कर्स यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, जबकि असल बहरीनी शहरियों को हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सहूलियात, अच्छी तनख्वाहें और मराहत भी मिलती हैं। इसी वजह से बहरीन को खलीजी ममालिक में एक पुरअमन, खुशहाल और मुनज्जम मुल्क समझा जाता है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो जमीनी लिहाज से इसका सिर्फ एक ही मुल्क से बॉर्डर लगता है और वो है सऊदी अरब। बहरीन और सऊदी अरब को 25 किलोमीटर लंबे किंग फाहद कॉजवे के जरिए आपस में जोड़ा गया है। ये एक बहुत अहम पुल है जिसके जरिए रोजाना हजारों गाड़ियां आती जाती हैं। इसके अलावा समंदर के रास्ते से कतर और ईरान बहरीन के करीब वाक़ हैं। बहरीन के साथ सऊदी अरब के मशहूर शहर दम्माम और अल खुबर भी जुड़े हुए हैं और यही रास्ता तिजारत और कारोबार के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा है और यही मुल्क का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और मसरूफ शहर समझा जाता है। मनामा एक ऐसा शहर है जहां आपको पुरानी तारीख और नई दुनिया दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। इसी वजह से ये शहर बहरीन की पहचान बन चुका है। इस मुल्क में आईनी बादशाहत का निजाम कायम है, यानी यहाँ बादशाह भी होता है और कानून भी। इस वक्त बहरीन के मौजूदा बादशाह शाह हम्माद बिन ईसा आले खलीफा हैं। कारोबारी लिहाज से भी बहरीन की बहुत अहमियत है, क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स बिल्कुल जीरो है, यानी लोगों की तनख्वाह में से हुकूमत कोई इनकम टैक्स नहीं काटती। इसी वजह से दुनिया भर से, खास तौर पर एशियाई ममालिक से बड़ी तादाद में लोग बहरीन में काम करने आते हैं। बहरीन का शाही खानदान भी दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में शुमार किया जाता है। उनके पास बड़ी बड़ी प्राइवेट याट्स हैं और मुख्तलिफ आलमी कंपनियों में उनकी सरमायाकारी भी मौजूद है, जिनमें मैक्लेरन जैसी मशहूर कंपनी भी शामिल है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि बहरीन सिर्फ एक ही जजीरे पर मुश्तमिल है, लेकिन हकीकत में बहरीन 33 छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। वक्त के साथ साथ यहाँ कई मसनूई जजीरे भी बनाए गए हैं, जिन पर जदीद रिहायशी इलाके और कारोबारी मंसूबे कायम किए गए हैं। अगर हम बहरीन की तारीख की बात करें तो ये
मुल्क कोई नया नहीं बल्कि इसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी है। कदीम जमाने में बहरैन को दिलमून के नाम से जाना जाता था और इस दौर में ये एक बहुत अहम तिजारती मरकज हुआ करता था। बहरैन में इस्लाम की आमद 7वीं सदी ईस्वी में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहरैन के हुक्मरान अल मुंज़िर बिन सावी ने इस्लाम कबूल किया। बाद में खुलफाए राशिदीन के दौर में इसको इब्तदाई इस्लामी सूबों में शामिल किया गया। इसी वजह से बहरैन न सिर्फ एक जदीद और अमीर मुल्क है बल्कि तारीखी और इस्लामी लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब हजरे अस्वद को खाना काबा से निकालकर बहरैन ले जाया गया था। ये वाकया इस्लामी तारीख का एक निहायत दर्दनाक और अफसोसनाक बाब है। ये वाकया 4वीं सदी हिजरी में पेश आया जब एक गुमराह और शिद्दत पसंद फिरका जिसे करामिता कहा जाता था अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फसाद फैला रहा था। करामिता का मरकज बहरैन का इलाका था। उनका सरदार अबू ताहिर अल करामती था। 930 ईस्वी में हज के दिनों के दौरान करामिता ने मक्का मुकर्रमा पर हमला किया। हजारों बेगुनाह हाजियों को शहीद कर दिया गया, हत्ता के मस्जिदुल हराम में भी खून बहाया गया। इसके बाद करामिता ने हजरे अस्वद को खाना काबा की दीवार से जबरदस्ती निकाल लिया। ये वो लम्हा था जब पूरी उम्मत मुस्लिमा सदमे में चली गई। हजरे अस्वद को निकालने के बाद करामिता उसे बहरैन ले गए और वहां अपने कब्जे में रखा। ये मुकद्दस पत्थर तकरीबन 22 साल तक बहरैन में करामिता के कब्जे में रहा। इस दौरान कई मर्तबा मुसलमानों ने कोशिश की कि हजरे अस्वद को वापस लाया जाए, लेकिन ना ला सके। आखिरकार तवील मुज़ाकरात, दबाव और हालात के बदलने के बाद करामिता ने 952 ईस्वी के करीब हजरे अस्वद को वापस कर दिया। कहा जाता है कि इसके बदले भारी रकम भी अदा की गई। जब हजरे अस्वद वापस मक्का मुकर्रमा लाया गया तो वो टूट चुका था और इसके कई टुकड़े हो गए थे। बाद में इन टुकड़ों को चांदी के फ्रेम में जोड़कर दोबारा खाना काबा में नस्ब किया गया और आज भी वो चांदी का हल्का इसी वाक़े की याद दिलाता है। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने बहरैन पर कब्जा कर लिया। उस जमाने में पुर्तगाल एक ताकतवर बहरी कुव्वत था और खलीज के कई इलाकों पर उसका असर रसूख था, लेकिन ये कब्जा ज्यादा अरसा कायम न रह सका। उसके बाद 17वीं सदी ईस्वी में फारसी सल्तनत ने बहरैन पर कब्जा कर लिया और यहाँ अपना तसल्लुत कायम कर लिया। काफी अरसे तक बहरैन फारसी हुक्मरानी के जेरे असर रहा, लेकिन फिर तारीख ने एक नया मोड़ लिया। खलीफा खानदान ने फारसी तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद की और बहरैन को आजाद करवा लिया। यही वो खलीफा खानदान है जो आज तक बहरैन पर हुक्मरान है। 1820 में बहरैन ने बरतानिया के साथ एक मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के तहत अगर बहरैन पर बाहर से कोई हमला होता तो इसकी हिफाजत बरतानिया के जिम्मे थी। उस वक्त ये फैसला शायद मजबूरी में किया गया, लेकिन बाद में तारीख ने साबित किया कि ये फैसला भी एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। यही गलती बाद में कतर जैसे ममालिक ने भी की, जहां अपनी सलामती की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी गई। आज हम देखते हैं कि जब खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो ऐसे ममालिक खुद को बेबस महसूस करते हैं। हकीकत यह है कि तकरीबन तमाम अरब ममालिक ने किसी न किसी वक्त अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बरतानिया या अमेरिका को दे दी। इसका नतीजा ये निकला कि ये ममालिक फौजी लिहाज से मजबूत होने के बावजूद फैसलों में मुकम्मल आजाद न रह सके। यही वजह है कि आज भी खलीज की सियासत में आलमी ताकतों का असर बहुत गहरा नजर आता है। 1932 में बहरैन में तेल दरियाफ्त हुआ और यही वो लम्हा था जिसने इस छोटे से मुल्क की किस्मत बदल दी। तेल आने के बाद बहरैन ने तेजी से तरक्की की और मईशत मजबूत होती चली गई। बाद में बहरैन ने 15 अगस्त 1971 को बरतानिया से भी मुकम्मल आजादी हासिल कर ली। आजादी के बाद बहरैन ने खुद को सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बैंकिंग, फाइनेंस और सयाहत जैसे शोबों में भी खुद को मजबूत बनाया। बहरैन रकबे में तो बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन खूबसूरती, सफाई और जदीद सहूलियात की वजह से यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद उसकी आबादी से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल बहरैन में तकरीबन 1,50,00,000 सयाह आते हैं। पाकिस्तान से बहरैन की हवाई टिकट तकरीबन 1,06,000 रुपए तक आसानी से मिल जाती है, जबकि बहरैन का वीजा तकरीबन $85 में मिल जाता है। ये है बहरैन के दारुल हुकूमत मनामा का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो खलीज के किनारे बनाया गया है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको एक साफ सुथरा, अमीर और मुनज्जम शहर नजर आता है। मनामा में आपको 30 बहरैनी दीनार में अच्छा और आरामदेह होटल मिल जाता है। चलते हैं बाबुल बहरैन की तरफ, जिसे बहरैन का दरवाजा भी कहा जाता है। ये जगह आज भी बहरैन की सकाफत और तारीख को जिंदा रखे हुए है। लेकिन अगर आप बहरैनी सकाफत को और भी करीब से महसूस करना चाहते हैं तो फिर चलते हैं मनामा सूक। ये एक मशहूर रिवायती मार्केट है, जहाँ आपको पुरानी तर्ज की दुकानें, मकामी माहौल और जिंदा सकाफत नजर
नजर आएगी। यहाँ शॉपिंग के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इस मार्केट में बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी भी काम करते हैं। बहरीन की सबसे मशहूर और बड़ी मस्जिद अल फतह ग्रैंड मस्जिद है। ये मस्जिद न सिर्फ बाहर से शानदार नजर आती है बल्कि अंदर से भी बेहद खूबसूरत है। इस मस्जिद में एक वक्त में 7000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप कभी बहरीन जाएं तो इस मस्जिद का विजिट जरूर करें, क्योंकि ये मस्जिद बहरीन की इस्लामी पहचान समझी जाती है और यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। दोस्तों, आज बहरीन काफी हद तक मॉडर्न और जदीद हो चुका है। रात के वक्त यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। जैसे ही मनामा में सूरज गुरूब होता है, हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। बड़ी तादाद में नौजवान सऊदी अरब से भी मनामा आते हैं, जिनके पास हैवी बाइक्स और लग्जरी गाड़ियां होती हैं और शहर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बहरीन एक मुस्लिम मुल्क जरूर है, लेकिन सियाहत को फरोग देने के लिए यहाँ क्लब्स और बार्स भी मौजूद है और बाज़ जगहों पर शराब नोशी की भी इजाजत है। यही वजह है कि बहरीन की टूरिस्ट इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है और दुनिया भर से लोग यहाँ तफरी, आराम और जदीद जिंदगी का तजुर्बा करने आते हैं। बहरीन के लोगों का एक बहुत बड़ा शौक स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियां हैं, इसीलिए आपको यहाँ दुनिया की महंगी और खूबसूरत गाड़ियां सड़कों पर आम चलती हुई नजर आती हैं। बहरीन अरब दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां फार्मूला 1 रेसिंग का मुकम्मल ट्रैक बनाया गया है और बाकायदा रेस भी करवाई जाती है। ये रेस बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में होती है, जो मनामा के करीब सखीर के इलाके में वाक़ है। ये ट्रैक तकरीबन 5.4 किलोमीटर लंबा है। बहरीन इंटरनेशनल सर्किट सिर्फ फार्मूला 1 तक महदूद नहीं, यहाँ मोटो जीपी, ड्रैग रेसिंग, कार ट्रैक डे और नाइट रेसिंग जैसे इवेंट्स भी मुनक्किद होते हैं। खास बात यह है कि यहाँ नाइट फार्मूला 1 रेस भी होती है, जिसमें फ्लड लाइट्स के नीचे रेस का मंजर निहायत शानदार लगता है। अगर आपको स्पीड, गाड़ियों और एडवेंचर का शौक है तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। हम बात करेंगे द लॉस्ट पैराडाइज ऑफ दिलमुन वाटर पार्क के बारे में, जो बहरीन का सबसे मशहूर और दिलकश वाटर पार्क है। ये पार्क समंदर के करीब वाक़े है और यहाँ हर उम्र के अफराद के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। बच्चों के लिए महफूज और मजेदार स्विमिंग पूल्स हैं, नौजवानों के लिए हाई स्पीड स्लाइड्स हैं और बड़ों के लिए कुशादा तालाब, लाउंज एरियाज और रिलैक्स जोन्स हैं, जहाँ आप पूरी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकते हैं। पार्क में आरामदेह जगहें, शानदार फूड स्टॉल्स, ड्रिंक्स और दीगर सहूलियात भी मौजूद हैं। अब चलते हैं बहरीन ट्रेड सेंटर की तरफ, जो इस मुल्क की एक बड़ी पहचान बन चुका है। जब भी आप इंटरनेट पर बहरीन सर्च करेंगे तो ज्यादातर यही तस्वीर सामने आएगी। इस इमारत का डिजाइन बहुत ही मुनफरिद है। ये दरअसल 2 ऊंचे टावर्स पर मुश्तमिल है, जिनके दरमियान विंड टर्बाइन लगाई गई है। सिर्फ इन टर्बाइंस के जरिए इस पूरी इमारत की तकरीबन 15% बिजली खुद पैदा की जाती है। इसी मुनफरिद और माहौल दोस्त डिजाइन की वजह से इस इमारत को बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब बात करते हैं मरासी एक्वेरियम एंड अंडर वाटर ज़ू की। अगर आप समंदर की दुनिया और समंदरी जानवरों के करीब जाना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। इस एक्वेरियम में आपको अंडर वाटर टनल्स भी देखने को मिलेंगे, जिनके अंदर से आप गुजरेंगे, जबकि टनल के ऊपर से बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क और दीगर जानवर आपके ऊपर तैरते हुए गुजरते हैं, जो एक हैरत अंगेज और दिलकश तजुर्बा है। इसके अलावा अंडर वाटर जू में आपको जमीन और पानी दोनों की जानवरों की नुमाइश देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि 2020 में 4 ममालिक ने इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत किए। इन ममालिक में यूएई, बहरीन, अमरीका और इसराइल शामिल थे। बाद में सूडान और मराकेश भी इस मुआहदे का हिस्सा बन गए। इस मुआहदे के बाद बाज मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। यहाँ तक कि यूएई और बहरीन में इसराइल के सफारत खाने भी कायम हो गए। अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम करना एक इंतहाई मुतनाज़े फैसला है, क्योंकि फलस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम आज भी दुनिया के सामने हैं। लेकिन आज जब खित्ते के हालात बदल रहे हैं तो बाज अरब ममालिक को भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसियों पर सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बहरीन में यहूदी सयाहों के लिए खास दुकानें भी खोली गई हैं, जहां उन्हें अपने मजहब के मुताबिक चीजें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ सिनागाग भी बनाए गए हैं, जहां यहूदी इबादत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जबरदस्त वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।